हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ITI और CITS से जुड़े हुए न्यूज़ अपडेट्स मिल सकें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आज की यह वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो कि वेल्ड ट्रेड से हैं और CITS 2020 का ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। मैं इस वीडियो में उनके लिए 25 मल्टी चॉइस क्वेश्चन लेकर के आया हूँ वेल्डिंग के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग में बने आर्क का तापमान कितना होता है। आर्क वेल्डिंग में दोस्तों जो आर्क बनती है उसका तापमान जो है कितना होता है। तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आर्क वेल्डिंग में बने आर्क का तापमान 3000 से डिग्री सेंटीग्रेड से 3200 डिग्री सेंटीग्रेड जो है नहीं होता। 3200 से 3400 डिग्री सेंटीग्रेड भी नहीं होता। दोस्तों, आर्क वेल्डिंग में जो आर्क बनती है उसका तापमान होता है 3600 डिग्री सेंटीग्रेड से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हैं रिवेटन तथा बोल्ट के जोड़ किस प्रकार के जोड़ होते हैं। तो दोस्तों, जो जॉइंट रिवेटिंग या बोल्टिंग द्वारा लगाते हैं तो वे जोड़ होते हैं अस्थायी जोड़। ठीक है दोस्तों, अस्थायी जोड़ का मतलब होता है कि उन जोड़ों को जब हम खोलते हैं तो फास्टनर जो है हमारे सेफ रहते हैं और जिस हिस्से में हमने जॉइंट लगाया था वहाँ पर हम नया फास्टनर लगाएंगे तो भी उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में स्थायी जोड़। स्थायी जोड़ का मतलब होता है वेल्डिंग जॉइंट, जहाँ पर धातु के दोनों किनारों को पिघला करके जॉइंट लगाया जाता है। उसके बाद है अर्धस्थायी। अर्धस्थायी में होता है दोस्तों कि वे जॉइंट जिनमें धातु को न पिघला करके केवल फिलर को पिघलाया जाता है या फास्टनर को पिघलाया जाता है और जोड़ खोलते वक्त फास्टनर जो है ख़राब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा बेस धातु है वह ख़राब नहीं होता। तो ये दोनों गलत ऑप्शन है। अब नेक्स्ट चलते हैं। सोल्डरिंग आयरन की टिप। सोल्डरिंग आयरन की जो आगे बिट होती है वह किस धातु की बनी होती है। स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम या टिन। तो दोस्तों वह होती है कॉपर की। ठीक है दोस्तों, स्टील की नहीं होती, एल्युमिनियम की नहीं होती और टिन की नहीं होती। अब कॉपर की क्यों बनाई जाती है, क्योंकि कॉपर जो है इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा सुचालक है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ कॉपर की बिट जो है सोल्डरिंग आयरन को की बॉडी या ऊपर के हिस्से को गर्म नहीं होने देता, क्योंकि यह हीट को ट्रांसफ़र करता रहता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं। वेल्डिंग में कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, वेल्डिंग में जो ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है उसका एक सिद्धांत होता है कि वह ट्रांसफार्मर वोल्टेज को डाउन करता है और एम्पियर्स को बढ़ाता है। ठीक है दोस्तों, तो जो ऐसा ट्रांसफार्मर होता है कि वोल्टेज को घटाए और एम्पियरेज को बढ़ाए तो उसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है दोस्तों, स्टेप अप का काम जो है इसका उल्टा हो जाएगा। स्टेप अप में वोल्टेज बढ़ाएगा और एम्पियरेज को कम कर देगा। तो हमें वेल्डिंग में जो ट्रांसफार्मर उपयोग कर रहे हैं वो होता है स्टेप डाउन, क्योंकि वेल्डिंग के दौरान हमें वोल्टेज कम और करंट की मात्रा जो है ज़्यादा चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांसफार्मर सेटों में ओपन सर्किट वोल्टेज कितनी होती है। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर सेटों में जो ओपन सर्किट वोल्टेज होती है सबसे पहले दिए इसमें 50 वोल्टेज, फिर 80 वोल्टेज, फिर 100 वोल्टेज और उसके बाद में है 120 वोल्टेज। तो जो हम वेल्डिंग के लिए ट्रांसफार्मर सेट यूज़ करते हैं उसकी ओपन सर्किट वोल्टेज होती है वो 80 वोल्टेज होती है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं। किस वेल्डिंग विधि में धातु के किनारों को पिघलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, पिघलाने से मतलब है कि वह वेल्डिंग जॉइंट जिसमें किनारों को दोनों प्लेट के किनारों को पिघला करके और फिलर मेटल दे करके जॉइंट लगाया जाता है, जो कि एक स्थायी जोड़ होता है। ठीक है दोस्तों,
तो इसमें प्रतिरोध वेल्डिंग जो है, इसमें किनारों को पिघलाया नहीं जाता, केवल गर्म किया जाता है, तो यह नहीं होगा। उसके बाद है फ्यूजन वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग में दोस्तों धातु के किनारों को पिघलाया जाता है। उसके बाद है आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग और फ्यूजन वेल्डिंग दोनों सेम ही होती है। उसके बाद है थर्मिट वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग में किनारों को पिघलाया नहीं जाता। तो दोस्तों ये दोनों ऑप्शन मैंने यहाँ सेम लिख दिए हैं, दोनों ये आंसर क्या है, सही है। हो सकता है अगर बाई चांस ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो दो ऑप्शन नहीं दिए होंगे, केवल एक ही ऑप्शन दिया होगा। मैंने यहाँ गलती से दो ऑप्शन दे दिए इसमें। थर्मिट वेल्डिंग में किनारों को नहीं पिघलाया जाता और प्रतिरोध वेल्डिंग में भी किनारों को नहीं पिघलाया जाता। फ्यूजन वेल्डिंग या आर्क वेल्डिंग में किनारों को पिघला करके जॉइंट लगाया जाता है। ऑक्सीएसिटिलीन ज्वाला का अधिकतम तापक्रम होता है। ऑक्सीएसिटिलीन यानी ऑक्सीजन और एसिटिलीन से एक फ्लेम तैयार करके जो वेल्डिंग करते हैं, तो उस फ्लेम का जो तापमान होता है वह 3100 से 3300 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, किस प्रक्रिया में फिलर मेटल की आवश्यकता नहीं पड़ती? तो दोस्तों फ्यूजन वेल्डिंग विधि है। इस विधि में जो वेल्डिंग करते हैं तो हम क्या करेंगे, मेटल शीट के दोनों किनारों को यहाँ से पिघलाएंगे और वेल्डिंग जॉइंट तैयार करेंगे। और इस दौरान यहाँ पर जो खाली जगह बचती है, इसको भरने के लिए हमें फिलर मेटल की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें हम फिलर मेटल का उपयोग करते हैं। उसके बाद है प्लास्टिक वेल्डिंग। प्लास्टिक वेल्डिंग जो होती है उसको फोर्ज वेल्डिंग बोलते हैं। फोर्ज या ब्लैक स्मिथ, यानी मेटल को गर्म करके और पिघला करके मेटल को गर्म करके और पीट करके जॉइंट लगाते हैं। तो इस दौरान इसमें जो है फिलर मेटल की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो बाकी सब ऑप्शन क्या है, गलत। नेक्स्ट, किस विधि में डीसी करंट का प्रयोग किया जाता है? पहला मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, दूसरा रेजिस्टेंस वेल्डिंग, फिर है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग। तो दोस्तों इनमें से मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग ऐसा होता है जिसमें डीसी करंट का उपयोग किया जाता है, बाकियों में नहीं के बराबर किया जाता है। अब रेजिस्टेंस वेल्डिंग में तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता डीसी करंट का। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में आवश्यकता पड़ती है तभी किया जाता है, वरना ज़्यादा एसी का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग में भी एसी करंट का ही उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। उसके बाद में दोस्तों ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग प्रक्रिया में ताप स्रोत प्रयोग करते हैं। ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग यानी गैस वेल्डिंग में ताप का स्रोत क्या होगा, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। ऑक्सीजन और एसिटिलीन के दोनों गैसों से एक फ्लेम तैयार करते हैं और जिससे मेटल पिघलता है। तो यहाँ पर ताप का स्रोत क्या है, गैस। दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं, कार्बुराइजिंग फ्लेम का दूसरा नाम क्या है? कार्बुराइजिंग फ्लेम दोस्तों आप जानते हैं कि जब गैस वेल्डिंग करते हैं उस दौरान तीन गैस ऑक्सीएसिटिलीन जब गैस वेल्डिंग करते हैं उस दौरान तीन प्रकार की फ्लेम बनती है। पहली फ्लेम होती है ऑक्सीडाइजिंग, दूसरी होती है न्यूट्रल और तीसरी कार्बुराइजिंग। तो कार्बुराइजिंग फ्लेम जो होती है उस फ्लेम को रिड्यूसिंग फ्लेम कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब स्टार्टिंग में फ्लेम तैयार करते हैं उस दौरान जो फ्लेम बनती है वह कार्बुराइजिंग फ्लेम बनती है। तो इस दौरान हमें कोई भी अन्य फ्लेम बनाने के लिए इसमें से किन्हीं एक गैस की मात्रा को रिड्यूस करना पड़ता है, यानी कम करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कार्बुराइजिंग फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम या
ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। इन दोनों फ्लेम को बनाने के लिए कार्बोराइजिंग फ्लेम को रिड्यूस करना पड़ता है, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, रिड्यूसिंग फ्लेम। इसके अलावा कार्बोराइजिंग फ्लेम को हाई कार्बनिक फ्लेम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा जो है अधिक होती है। कार्बन की मात्रा अधिक होने का कारण है क्योंकि इस फ्लेम में एसिटिलीन गैस की मात्रा ज़्यादा होती है। एसिटिलीन गैस जो है एक हाइड्रोकार्बन गैस है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं, वेल्ड मेटल में छिद्र बनना दोष कहलाता है। दोस्तों जब हम वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग के दौरान वेल्डिंग बीड में जो छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं उनको जो है छिद्र बनना या पोरोसिटी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पोरोसिटी का मतलब होता है वेल्ड बीड में छोटे छोटे छिद्र हो जाना। ठीक है, अंडरकट ये जो है ऑप्शन गलत होगा। धातु का कम पिघलना भी नहीं मान सकते और ओवर हीटिंग भी नहीं कर सकते। अंडरकट का मतलब होता है कि वेल्डिंग बीड के किनारों का कट जाना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली सामग्री है। इनमें से कौन सी सामग्री जो है आर्क वेल्डिंग में उपयोग होती है। तो इलेक्ट्रोड जो है आर्क वेल्डिंग में उपयोग करते हैं, फ्लक्स का भी उपयोग करते हैं, उसके बाद फिलर राड का भी उपयोग करते हैं। तो ये क्या होगा, उपरोक्त सभी, यानी इन सभी का हम जो है आर्क वेल्डिंग के दौरान उपयोग करते हैं। उसके बाद में दोस्तों है 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिग्री सेंटीग्रेड में मान कितना होगा। तो दोस्तों फ़ारेनहाइट का डिग्री सेंटीग्रेड में मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, C/5 बराबर F माइनस (30/9)। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मूले की मदद से जब हम f की जगह f का मान रख देंगे, उसके बाद में इसको जब सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 93.33। तो हमारा जो आंसर है वह क्या होगा, 93.33। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट, डीसी धारा में किस ध्रुव पर करंट की मात्रा 1/3 या 1/3 रहती है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि डायरेक्ट करंट जब हम यूज़ करते हैं डीसी, तो उस दौरान पॉजिटिव और नेगेटिव पोल पर करंट वेरी करता है, यानी दोनों पोल पर करंट की मात्रा जो है अलग अलग रहती है। ठीक है, तो जो पॉजिटिव मान है इस पर हमेशा करंट ज़्यादा रहता है। इस पर जो करंट का मान होता है वह होता है 2/3 या 2/3 बार। ठीक है दोस्तों, तो इस पर कितना बच गया, 1/3 या 1/3 भाग नेगेटिव पे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, नेगेटिव। यानी डीसी धारा का जब हम यूज़ कर रहे हैं तो उस दौरान नेगेटिव पोल पर जो करंट का मान होगा वह होगा 1/3 या 1/3। नेक्स्ट देखते हैं, बिना कोटिंग वाले इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। बिना कोटिंग वाले इलेक्ट्रोड का उपयोग दोस्तों मिग वेल्डिंग में, टिक वेल्डिंग में और मैग वेल्डिंग में। सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रोड कैसा यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, मिग वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड जो है वायर के रूप में होता है और बिना कोटिंग का होता है। उसके बाद है टिक वेल्डिंग में भी इलेक्ट्रोड जो है एक स्टिक इलेक्ट्रोड उपयोग होता है जो कि नॉन कंज्यूमेबल होता है, यानी इलेक्ट्रोड जो है इसमें पिघलता नहीं है। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ ही जो इलेक्ट्रोड यूज़ हो रहा है उस पर किसी भी प्रकार की कोटिंग नहीं है। मिग वेल्डिंग में अगर वायर का उपयोग कर रहे हैं, बिना कोटिंग वाले इलेक्ट्रोड का उपयोग कर रहे हैं, तो मैग में भी सेम ही होगा, क्योंकि इन दोनों प्रोसीजर में फ़र्क सिर्फ शील्डिंग गैस का होता है, बाकी प्रोसीजर जो है सेम ही रहता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी इन तीनों वेल्डिंग में कोटिंग वाली इलेक्ट्रोड का उपयोग नहीं किया जाता। अब दोस्तों सब्सक्राइबर की टिप का कोण कितने डिग्री होता है। सबसे पहले देखते हैं कि सब्सक्राइबर क्या होता है। कि सब्सक्राइबर एक मार्किंग टूल है। मार्किंग इसके आगे की सब्सक्राइबर की एक जो टिप होती है उसके द्वारा हम मार्किंग करते हैं या मार्किंग को पक्का करते हैं।
तो इस टिप का जो एंगल होता है वह एंगल 12 से 15 डिग्री रहता है। तो मेरा यहाँ थोड़ा लिखने में मिसिंग होगी, तो हमारा जो आंसर क्या है वह 12 से 15 डिग्री। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं किस जोड़ में अधिक वजन सहन शक्ति होती है। ठीक है, इनमें से कौन सा एक ऐसा जॉइंट है जिसकी भार सहने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें सिर्फ बट जॉइंट ऐसा जॉइंट है जिसकी सबसे ज़्यादा इनमें से भार सहन करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन के लिए किस रंग का होज पाइप लगाया जाता है। तो दोस्तों, जब हम गैस वेल्डिंग करते हैं तो गैस वेल्डिंग में जो भी इक्विपमेंट्स उपयोग किए जाते हैं तो उनके स्टैंडर्ड कलर, वेट और उनके यूज़ करने के पैरामीटर जो है स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है, और उनकी पहचान के लिए उन पर कलर कोडिंग भी की जाती है। तो इस हिसाब से जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन के लिए किस रंग का होज पाइप उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ऑक्सीजन और फ्यूल गैस दोनों के लिए अलग अलग रंग का होज पाइप होता है जिससे कि हमें पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। तो ऑक्सीजन के लिए जो होज यूज़ किया जाता है वह होता है काला रंग का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला के भाग होते हैं। तो दोस्तों, ऑक्सी एसिटिलीन के जो ज्वाला बनती है वह 3 प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, अब उस ज्वाला में ज्वाला के जो है भाग कितने होते हैं। तो नॉर्मली जब अगर हम देखें ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला को तो उसके जो भाग होते हैं वह 3 होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके भाग कितने हैं? 3। पहला आउटर इनवेलॉप, उसके बाद होता है इंटरमीडिएट जोन और तीसरा होता है इनर कोन। ठीक है दोस्तों, पहला कौन सा है? आउटर इनवेलॉप, बीच में है इंटरमीडिएट जोन और तीसरा है इनर कोन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं ज्वाला से पिट पिट की आवाज़ आना कौन सा दोष है। जब ज्वाला, अगर आप गैस वेल्डिंग कर रहे हो, गैस वेल्डिंग के दौरान जो आपने फ्लेम जला रखी है उस फ्लेम में अगर पिट पिट की आवाज़ आती है तो उसमें दोष होता है पॉपिंग का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं रेजिस्टेंस को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। रेजिस्टेंस को मापने के लिए ओम मीटर, मेगर का या दोनों का या इनमें से कोई नहीं, किसका उपयोग करते हैं? इन दोनों का उपयोग करते हैं रेजिस्टेंस को मापने के लिए। तो हमारा सही आंसर क्या है कि दोनों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बंधनात्मक परीक्षण का अन्य नाम क्या है। बंधनात्मक परीक्षण होता है कि डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन। डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन में हम जिस जॉब का परीक्षण कर रहे हैं वह संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो बंधनात्मक परीक्षण का दूसरा नाम, एक और नाम जो होता है वह होता है विनाशकारी। ये नाम भी बिल्कुल सेम ही नज़र आ रहे हैं लेकिन इन नाम से इसको नहीं बुलाते। इसका जो नाम है वह विनाशकारी परीक्षण। नेक्स्ट देखते हैं हम ज्वाला के मध्य भाग में टिप पर तापमान होता है। तो ज्वाला के दोस्तों हमने 3 भाग पढ़े थे, पहला आउटर इनवेलॉप, दूसरा इंटरमीडिएट जोन और तीसरा इनर कोन। ठीक है, तो पहले और तीसरे भाग का न पूछ करके इसने इंटरमीडिएट जोन का तापमान पूछा है। तो इंटरमीडिएट का जोन का तापमान जो होता है 3480 डिग्री होता है, 3480 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइपों को जंग से बचाने के लिए सबसे सस्ती विधि कौन सी होती है? पेंटिंग। ठीक है दोस्तों, पेंटिंग के में अगर पाइपों को जंग से बचाना है तो पेंटिंग का ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ता। इलेक्ट्रोप्लेटिंग और गैल्वेनाइजिंग से ज़्यादा खर्चा पड़ जाता है। ये क्या होता है? कॉस्टली। तो इसलिए इनका जो यूज़ है वह कम किया जाता है और पेंटिंग का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये थे 25 क्वेश्चन वेल्ड ट्रेड से संबंधित। अगर आप
किसी अन्य ट्रेड का अगर क्वेश्चन चाहते हैं तो उसके लिए हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे हम आगे और वीडियो बनाएंगे। जिस भी ट्रेड का कमेंट आएगा उसी ट्रेड के क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। तो आज की हमारी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे और ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।